कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के हाईलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां जमी और उसके दोस्त रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। उसी वक्त तेज सायरन बजने लगते हैं। जमी की माँ एक बच्चे को अंदर लाकर उनसे कहती हैं कि यहाँ से बाहर मत निकलना, और वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चली गई। कुछ समय बाद खौफनाक आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। जमी डरता हुआ दरवाजे के पास जाकर अपने पिता को आवाज लगाने लगा, लेकिन वो दरवाजा टूट गया और बाहर से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अंदर आकर इन सभी बच्चों को खाने लगे। लेकिन जमी, जो कि दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, वो उनसे बचकर बाहर निकल जाता है और अपनी माँ को देखता है, जिस पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक करके मार दिया। वो देखता है कि उसके सभी रिलेटिव्स ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं, लेकिन वह घर से निकलने में कामयाब हो गया। वो देखता है कि चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग फैले पड़े हैं। जमी जल्दी से चर्च में चला गया। जमी के पिताजी असल में फादर थे। वो वहीं पर मौजूद थे और उनका मानना था कि इन्फेक्टेड लोगों को गोल्ड ने भेजा है। इसके बाद वो जमी को अपना लॉकेट देकर कहता है कि गोल्ड पर विश्वास रखना। तभी इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए। जमी डर के मारे एक कोने में छिप जाता है, लेकिन फादर वहीं पर रुक जाते हैं और इन्फेक्टेड हमला करके उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये तबाही एक वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इसे अपने इलाके में फैलने से रोकने के लिए यूके को दुनिया से अलग कर दिया गया था, क्योंकि यूके इन्फेक्टेड से बर्बाद हो चुका था। लेकिन जो लोग बचे थे, उन्हें अपनी जान अपने आप ही बचानी थी। खैर, अब 28 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जो लोग बचे हुए थे वो लैंडफॉर्म आइलैंड पर रहते थे, जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। आज का दिन इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा उन इन्फेक्टेड से पहली बार लड़ने जा रहा था। उसका फादर जेमी हर दिन की तरह नाश्ता तैयार कर रहा था। उसी वक्त उसकी बीमार वाइफ ईसा की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर जमी और स्पाइक जल्दी से ऊपर गए। तब ईसा को पता लगा कि आज स्पाइक पहली बार ज़ॉम्बी से लड़ने जा रहा है, इसलिए वह गुस्सा हो गई और अपने पति को गालियां देने लगी, लेकिन वह शांत हो जाती है, क्योंकि ईसा को भूलने की बीमारी थी। इसके बाद स्पाइक की मुलाकात सैम से होती है। वह उसे एक नया धनुष गिफ्ट करता है। जब जमी और स्पाइक यहाँ से निकलने लगे तो गांव के लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। वो स्पाइक को पहले हमले के लिए उसे आशीर्वाद दे रहे थे। ये दोनों शहर के गेट पर पहुंचे तो जेनी वहां पर आती है, जो कि यहाँ की लीडर थी। वो कहती है, यहाँ का एक रूल है कि यहाँ से जो भी बाहर जाता है वो वापस आ जाता। तो ठीक है, लेकिन वापस नहीं आ पाता तो हम उसे ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि पहले ही हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। लेकिन यह दोनों एक पतला रास्ता पार करके मेनलैंड पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उसका फादर जमी से बातें करता हुआ चल रहा था और यह लोग एक पुल पार करके जंगल में पहुंच गए। कुछ समय बाद उन्हें एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। स्पाइक ने उस पर निशाना लगाया और एक निशाने में उसे मार दिया। तभी पीछे से एक दूसरा ज़ॉम्बी आ गया, जिसे जमी ने तीर मारकर खत्म कर दिया। तभी और भी ज़ॉम्बी आने लगे, लेकिन उन सभी को जमी ने मार दिया। लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। ये दोनों आगे बढ़े और एक खूबसूरत घास के मैदान में आए, जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। आगे बढ़ने पर इन्हें एक घर दिखाई दिया, जहाँ एक इन्फेक्टेड बॉडी पर कुछ वर्ड लिखे हुए थे। जमी कहता है कि किसी ने इसे इंसानी रूप में पकड़कर छोड़ दिया, जिसके बाद यह इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए जमी कहता है कि तुम्हें इसे मारना होगा, लेकिन वो इन्फेक्टेड हिल रहा था, जिसके कारण स्पाइक तीर नहीं चला पाया और वह इन्फेक्टेड खुद को आजाद करके इन पर हमला करने वाला ही था कि स्पाइक ने उसे मार दिया। खैर, उनको आगे रास्ते में एक जानवर की आधी बॉडी खाई मिली। स्पाइक ने ऊपर देखा तो उस जानवर का सर पेड़ में लटका हुआ था। इसे देखकर जेमी डर लग गया, क्योंकि यह केवल अल्फा ज़ॉम्बी ही कर सकते हैं। इसीलिए जेमी कहता है कि चुपचाप मेरे पीछे आओ। थोड़ी देर बाद यह एक खुले घास के मैदान में पहुंचे तो उन्हें अल्फा ज़ॉम्बी की एक आर्मी दिखाई देती है, जहां उनका लीडर भी मौजूद था। यह देखकर दोनों जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगे और उसी वक्त जेमी अपने बेटे को उनसे लड़ना सिखा रहा था। ये दोनों भागते हुए उस घर तक पहुंच गए और इनका पीछा करने वाले अल्फा ज़ॉम्बी पर तीर चलाने लगे। उस घर में इन्हें एक अटारी मिल जाती है, जिसमें यह दोनों छिप जाते हैं। कई घंटों तक वो इन्फेक्टेड बाहर इनका इंतजार करते रहे। जमी स्पाइक को कहता है कि अल्फा ज़ॉम्बी साइज में बड़े और बहुत चालाक होते हैं। इन्हें मारने के लिए ज्यादा तीर लग रहे थे और उनके पास तीर खत्म होने वाले हैं, इसीलिए वह उसी घर में इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने अंधेरे में एक आदमी को बाहर चलते हुए देखा, जो कि इनके आइलैंड वाले रास्ते पर था। जमी बताता है कि ये हमारे ही लोग हैं जो निगरानी रख रहे हैं। स्पाइक ने आग जलती हुई देखी और उसने जमी से पूछा, तो उसने यह बात टाल दी। रात में स्पाइक को नींद में अजीब सपना आता है कि पानी में उसकी माँ डूब रही है, जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। तभी जमी उसको जगाता है, क्योंकि बाहर जानवरों के झुंड दौड़ने से घर में कंपकंपी हो रही थी। यह दोनों इस घर से निकल जाते हैं, जिसके बाद घर की छत गिर जाती है। जमी को पता था कि इस शोर शराबे से वो ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएगा, इसलिए वह स्पाइक के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। रात में आइलैंड का रास्ता पानी से ढक दिया जाता था, लेकिन पानी गहरा नहीं था, इसलिए यह दोनों आगे बढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर इन्हें एक अल्फा ज़ॉम्बी देख लेता है, जो बिना कपड़ों के इनका पीछा करने लगता है। लेकिन इनको पता नहीं था कि मौत इनका पीछा कर रही है। आगे जाने पर उड़ते हुए चमगादड़ों ने इनकी ओर दौड़ शुरू कर दी। इन्होंने
उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो तेजी से वह अल्फा इनके पीछे आ रहा था। ये दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन स्पाइक भागते हुए एक गड्ढे में गिर गया। जमी जल्दी से उसको संभालता है और दोनों दौड़ते हुए कह रहे थे कि जल्दी से दरवाजा खोलो। इनकी आवाज सुनकर गार्ड्स जल्दी से लाइट चालू कर देता है, जिसके कारण आइलैंड के लोग उस अल्फा ज़ॉम्बी को देखकर तीर चलाते हैं। तीरों से वह थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन बेहिसाब ताकत के चलते वह इनका पीछा कर रहा था। वह लोग आग में डूबा हुआ तीर उस पर चलाते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है। स्पाइक और जमी भागते हुए आइलैंड के गेट तक पहुंच जाते हैं। जेनी उनकी आंखों को चेक करती है और उनके नेगेटिव आने पर वह दरवाजा खोल देती है। रात में दोनों की इस जीत पर आइलैंड पर जश्न मनाया जाता है। सभी लोग स्पाइक के गुणगान कर रहे थे। वहां की भीड़ और शोर से परेशान होकर स्पाइक बाहर चला गया। स्पाइक को बियर पीने के कारण एमेसिस यानी उल्टी हो जाती है। वह देखता है कि उसके पिता किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं, जो उसकी माँ के साथ करना चाहिए था। यह देखकर स्पाइक का दिल टूट गया और वह अपने घर लौट आया, जहां सैम उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। स्पाइक उससे आग के बारे में पूछता है जो इसने जंगल में देखी थी। सैम उसे बताता है कि वह डॉक्टर केसन होगा। अगले दिन ईसा उठी और सरदर्द की दवाई मांगने लगी, लेकिन स्पाइक को पता नहीं था कि दवाई कहाँ पर है। उसी वक्त जमी कमरे में आया, जिसे स्पाइक अब पसंद नहीं करता था, इसलिए वह रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद स्पाइक ने जमी से पूछा कि इतने वक्त से आपने ईसा को डॉक्टर केसन को दिखाया क्यों नहीं, जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर केसन पागल है। जेमी उसको 15 साल पहले की एक घटना बताता है कि जब वह तलाशी दल के साथ वहां गया था तो वहां हजारों लाशें एक लाइन में सजाई गई थी, जिनके बीच में आग जल रही थी। डॉक्टर केसन वहां पर आता है और उन लाशों को आग में डालने लगता है, और इसके साथ उसने दूर से हमारी तरफ इशारा भी किया था। वो पल इतना डरावना था कि हम डर कर वहां से भाग गए। ये बातें सुनने के बाद स्पाइक उससे कहता है कि डॉक्टर केसन पागल होगा, लेकिन मेरी माँ को उसकी जरूरत है, और मुझे पता है कि आपका एक लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए आपने ईसा को डॉक्टर को नहीं दिखाया। इसके बाद जमी ने उसे थप्पड़ मार दिया और बाद में उसे पश्चाताप भी होता है। इसीलिए स्पाइक ऊपर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। जमी जब ऊपर आया तो स्पाइक ने चाकू निकाल कर कहा कि यहाँ से चले जाओ। जेमी उससे चाकू ले लेता है और थोड़ी देर में वापस कर दिया और यहाँ से चला गया। स्पाइक अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अनाज के गोदाम में आग लगा दी और गेट वाले गार्ड्स के पास जाकर कहा कि वहां पर आग लगी है और तुम्हें वहां पर बुला रहे हैं। जब सभी गार्ड चले गए तो स्पाइक ईसा को लेकर वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि वह उस डॉक्टर केसन के पास जाना चाहता था। ईसा को जब पता चला कि यह लोग मेनलैंड तक आ गए हैं तो वह घबरा गई और अपने हस्बैंड जेमी को पुकारने लगी। स्पाइक उसे समझाकर शांत कर देता है। रात में यह एक अबंडेंट जगह पर पहुंच जाते हैं और वह यहीं रुक जाते हैं। वो कहता है कि आप सो जाओ, मैं यहाँ ज़ॉम्बी का ध्यान रख लूंगा। कुछ समय बाद स्पाइक को भी पहरा देते हुए नींद आ जाती है और रेंगने वाला एक इन्फेक्टेड यहाँ तक आ जाता है और वह स्पाइक के जूतों को चबाने लगा। जब ज़ॉम्बी को पता लगा कि यह कीड़े नहीं हैं, तो वह आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वह स्पाइक को काटने वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। अगले दिन जब स्पाइक की आंख खुली तो उसके पास ही में उस ज़ॉम्बी की लाश पड़ी थी। वो ईसा से पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईसा ने उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी पिलर पर पटक कर उसकी जान ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और इन्फेक्टेड को गोली मार रहे थे, लेकिन उनकी गोलियां खत्म होने लगी थी क्योंकि अल्फा ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रहे थे और सैनिक भी जल्दी ज़ॉम्बी में बदलने लगे और बचे हुए सैनिकों को अपने इन्फेक्टेड साथियों को मारना पड़ा। ऐसे में केवल 3 सैनिक बचते हुए एक टनल में जाकर गेट बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक बड़ा अल्फा इन पर हमला कर देता है। अल्फा ज़ॉम्बी केवल सर और रीढ़ की हड्डी को उखाड़ते थे, जैसे कि एक सैनिक के साथ किया, और उनकी निकली हड्डी से दूसरे सैनिक को मार दिया। और यह देखकर तीसरा सैनिक बहुत ज्यादा डर गया और उस टनल से बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्पाइक और ईसा भी आगे बढ़ रहे थे। ईसा रास्ते में स्पाइक को अपना फादर समझ रही थी और ईसा की नाक से खून बहने लगा और खून की स्मेल से एक इन्फेक्टेड वहां आ गया, जिसे स्पाइक ने तुरंत मार दिया। लेकिन कुछ ही देर में बहुत सारे इन्फेक्टेड उनका पीछा करने लगे, लेकिन वो उन्हें भी मार गिराता है। चलते हुए वो एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच गए। स्पाइक ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से मीथेन गैस की स्मेल आ रही थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया और इनके पीछे अल्फा ज़ॉम्बी भी अंदर घुस गए और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी ऊपर से वह बचा हुआ सैनिक कहता है कि कहीं पर छिप जाओ। बाद में वह नीचे आग फेंकता है, जिससे यहाँ पर धमाका हो जाता है और सभी ज़ॉम्बी आग में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद वह दोनों बाहर आ गए, लेकिन ईसा को तेज सर दर्द होने लगा, जिसके कारण उसने उल्टी कर दी। वो सैनिक जिसका नाम एरिक था, वो स्पाइक से आगे का रास्ता पूछता है, लेकिन स्पाइक उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वह उससे मदद करवाना चाहता था। एरिक ईसा को पीठ पर रखकर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने एक जगह पर आराम किया। एरिक अपने फोन में सिग्नल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आया था।
उसने स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ईसा को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे वह अकेली ही आगे बढ़ने लगी। आगे जाने पर उसे एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी, जिसके अंदर से वो आवाज आ रही थी। वो अंदर जाकर चेक करती है तो वहां पर ज़ॉम्बी औरत एक बच्ची को जन्म दे रही थी। ईशा उसकी मदद करने लगी। एरिक और स्पाइक भी यहाँ पहुंच गए और ईशा ने स्पाइक से बच्चे की नाल काटने को कहा। फिर बच्चे को पानी से साफ किया। तभी उस ज़ॉम्बी महिला को होश आ जाता है और वो इन पर हमला ही करने वाली थी कि एरिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। एरिक उस बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन ईशा और स्पाइक ने उसे रोक लिया। यहाँ पर खौफनाक ज़ॉम्बी का हाथ नीचे आया और एरिक को ऊपर खींच लिया और वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी एरिक का सर लेकर नीचे कूदा। जैसे ही उसने मरी हुई इन्फेक्टेड औरत को देखा, वह गुस्से से पागल हो गया और इनका पीछा करने लगा। स्पाइक उसे रोकने के लिए लगातार तीर चला रहा था, जिससे उसकी रफ्तार कम हो रही थी, लेकिन डॉक्टर केसन यहाँ आकर उस अल्फा ज़ॉम्बी को बेहोश कर दिया। डॉक्टर केसन इन्हें बताता है कि मैं पिछले 3 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। साथ ही मैं इन्हें बताता है कि मैं अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता हूँ, जिससे वायरस का असर नहीं होता। उसने एरिक का सर अपने पास रख लिया। स्पाइक ने उससे अपनी माँ को बचाने की बात कही तो वह इन्हें अपने बोन टेम्प ले गया। यहाँ पर जो इन्फेक्टेड लोग मरे थे, उनकी हड्डियां इकट्ठा करके एक जगह बना दी थी। उसने एरिक के सर को एक भट्टी में डाला और जब वो साफ हो गई तो उसकी खोपड़ी स्पाइक को देते हुए उस स्कल टावर पर रखने को कहा। केसन उस पैदा हुई बच्ची के बारे में सुनता है और कहता है कि प्लेसेंटा ने इसे वायरस से बचा लिया। जिसके बाद वो स्पाइक की मां की जांच करता है तो पता चलता है कि ईसा को कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। ये सुनने के बाद स्पाइक घबरा गया, लेकिन डॉक्टर केसन कहता है कि इंसान को एक दिन सही वक्त पर मरना ही है। ईसा उस बच्चे को स्पाइक को देती है और डॉक्टर केसन के साथ जंगल की ओर चली जाती है, जहां डॉक्टर केसन उसे मार देता है। स्पाइक वहां अपनी मां के साथ बिताए लम्हों को याद करता है। केसन स्पाइक की मां की खोपड़ी लेकर वापस आया और स्पाइक को देता है, जिसके बाद स्पाइक ने खोपड़ी को उस टावर के सबसे ऊपर रख देता है। इतने में उस अल्फा को होश आ गया और वो इन तक पहुंच गया। केसन और स्पाइक एक जमीन में बने बंकर में छिप गए, लेकिन अल्फा उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन वो उस ढक्कन को हिला नहीं पाया, जिससे इन्हें लगा कि यह लोग अब सेफ हैं। तभी अल्फा ने लकड़ी तोड़कर अपना हाथ अंदर घुसा दिया और केसन को पकड़ लिया। वो ज़ॉम्बी डॉक्टर केसन का सर उखाड़ने ही वाला था कि स्पाइक ने नींद की सुई उस ज़ॉम्बी के हाथ पर लगा दी, जिससे वो ज़ॉम्बी फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद स्पाइक उस बच्चे को लेकर अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। उसने उस बच्चे का नाम ईशा रखा और एक चिट्ठी के साथ उस बच्चे को आइलैंड के गेट पर छोड़ दिया, ताकि यह बच्चा जेनी को मिल जाए। जिसके बाद चिट्ठी उसके पिता जेमी ने पढ़ी और वह समझ गया कि स्पाइक कहीं दूर चला गया है, क्योंकि उस पर लिखा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मुझे जरूरत होगी तो वापस आ जाऊंगा। और यह भी लिखा था कि डॉक्टर केसन पागल नहीं है और यह बच्चा भी पूरी तरह से इंसान है। जेमी ये देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को देखने के लिए गेट तक आया, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। खैर, हमको 28 दिन बाद स्पाइक को मेनलैंड पर ही दिखाया जाता है। वह जानवरों का शिकार करके अभी तक जिंदा था। एक अल्फा उसे देखकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने एक ही तीर से उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बाद और इन्फेक्टेड आने लगे तो स्पाइक को यहाँ से भागना पड़ा। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था और यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा पहुंचा, जिसे कि स्पाइक ने से मार दिया। तभी उसे एक सिटी की आवाज आई और इसे जमी दिखाई दिया और ये वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये बड़ा हो गया था। वो स्पाइक की ताकत देखकर कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और वो कहता है कि तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे, जिसके बाद वो इसको अपनी टीम से मिलवाता है। तभी यहाँ पर कुछ और अल्फा ज़ॉम्बी आ गए, लेकिन इस टीम ने एक झटके में ही इन सभी अल्फा ज़ॉम्बीज को मार दिया। इसके बाद में जमी स्पाइक से कहता है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए और स्पाइक भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो।